नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बड़ी खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड में 2 आईएएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को उद्योग विभाग और खादी ग्रामोद्योग विभाग से हटा दिया गया है। मनीषा पवार को महिला एवं बाल विकास विभाग का चार्ज दिया गया था, लेकिन उन्होंने लंबे समय से इसका चार्ज तक नहीं लिया है और विभाग बिना सचिव के ही चल रहा था। अब सरकार ने मनीषा पवार पर बड़ी कार्रवाई की है। दूसरी बड़ी कार्रवाई रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी वंदना पर हुई है। वंदना को रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के पद से हटा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक से संबद्ध कर दिया गया है। मीटिंग में शामिल नहीं होने पर वंदना पर यह एक्शन लिया गया है। वंदना को कुछ ही महीने पहले रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन वहां पर बैठक में शामिल नहीं होने पर यह बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया है। रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी पद से वंदना को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री की बैठक में वो शामिल नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। महिला विकास को आज नया सचिव मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार्मिक विभाग आज आदेश जारी कर सकता है। आपको बता दें कि आईएएस मनीषा पवार ने विभाग का चार्ज नहीं लिया है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या कई दिनों से विभाग में सचिव न होने की वजह से शिकायत कर चुकी हैं कि विभाग की योजनाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। तो महिला बाल विकास विभाग का यह पूरा मामला है। आज माना जा रहा है कि नया सचिव मिल सकता है। कई दिनों से बिना सचिव के ही विभाग चल रहा है। मंत्री इस बात को लेकर के शिकायत कर चुकी हैं। अब कार्मिक विभाग को आज माना जा रहा है कि आदेश जारी कर सकता है कार्मिक विभाग। मनीषा पवार की नियुक्ति हुई थी, लेकिन मनीषा पवार ने नियुक्ति होने के बाद भी वहां पर ज्वाइन नहीं किया। कई दिनों से बिना सचिव के वहां पर यह विभाग चल रहा है। तो आज माना जा रहा है कि नया सचिव विभाग को मिल सकता है बिना सचिव के। मंत्री अकेले रेखा आर्या विभाग को चला रही हैं। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि नियुक्ति होने के बाद भी अपने पद पर चार्ज नहीं ग्रहण किया और उसके बाद जाकर के अब बिना सचिव के ही पूरा महकमा, पूरा विभाग चल रहा है और सचिव के न होने से मंत्री रेखा आर्या काफी नाराज हैं। इसकी शिकायत भी वो कर चुकी हैं, लेकिन अब तक विभाग को नया सचिव नहीं मिला है। तो कार्मिक विभाग माना जा रहा है कि आज आदेश जारी कर सकता है और जिस तरीके से शिकायत उनके द्वारा की गई है, अब देखना क्या होगा, कब तक यह आदेश जारी किया जाता है। और देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मंत्री रेखा आर्या और आईएएस षणमुगम विवाद में जांच अधिकारी मनीषा पवार ने मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्य सचिव 1-2 दिन में सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। जांच रिपोर्ट पर मुख्य सचिव ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। मुख्य सचिव ने बोलने से इनकार किया है। यह पूरा मामला पिछले वक्त में गहराया हुआ था। मंत्री रेखा आर्या और आईएएस षणमुगम के बीच का यह विवाद था जो लगातार पिछले वक्त में सुर्खियों में रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपी गई है। दीपांकर ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर हैं। दीपांकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, खास बात यह है कि रेखा आर्या और षणमुगम के बीच जो विवाद हुआ था उसमें मनीषा पवार ने रिपोर्ट सौंप दी है मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव से सीएम को सौंपेंगे। हालांकि रिपोर्ट में जो अंदर खाने खबरें हैं वो ये है कि षणमुगम को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन ये साफ तभी हो पाएगा जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। पर बड़ी बात यही है कि इस विवाद में रिपोर्ट का इंतजार लंबे वक्त से था और षणमुगम निदेशक का जो पद अभी महिला बाल विकास विभाग में देख रहे हैं, अभी वो यहाँ पर नहीं आए। रेखा आर्या की शिकायत हमेशा से रही है कि न तो यहाँ पर उनकी सेक्रेटरी ने ज्वाइन किया और ना फिर निदेशक अभी वहां पर काम कर रहे हैं। तो मनीषा पवार पर भी कल एक एक्शन लिया गया था, उनसे उद्योग विभाग हटाया गया था क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं ली थी। लेकिन जहां तक बात है इस रिपोर्ट की, तो अब मुख्यमंत्री के सामने मुख्य सचिव इस रिपोर्ट को रखेंगे। हालांकि मुख्य सचिव ने फिलहाल इस रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। लेकिन ये जब विवाद गहराया था तो रेखा आर्या के द्वारा जिस तरीके की बातें षणमुगम के लिए कही गई थी, अगर ये रिपोर्ट में क्लीन चिट होती है तो क्या इसे रेखा आर्या के लिए एक झटके के तौर पर माना जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि दोनों के बीच एक विवाद गहराया था। रेखा ने 5 पेज की चिट्ठी न सिर्फ षणमुगम को लेकर बल्कि जो इनकी सेक्रेटरी थी सौजन्या, उसको लेकर भी लिखी थी। बाद में सौजन्या को हटाया गया महिला बाल विकास विभाग से। षणमुगम अभी भी निदेशक के पद पर हैं, लेकिन अभी भी मंत्री और अधिकारी के बीच जो स्थितियां हैं, जिस तरह की तल्खियां अभी भी बरकरार है। और जो बात आपने कही कि अगर षणमुगम को क्लीन चिट मिलती है तो कहीं ना कहीं रेखा के लिए एक बड़ा झटका होगा।
दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। राज्य सरकार के खिलाफ जवाब दो यात्रा पर निकले पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी अब खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी अपनी गाड़ी में नियम विरुद्ध हूटर लगाकर सरकार की खिलाफत पर निकले हुए हैं। खुद मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि रास्ते में कई जगहों पर सड़कों पर जाम से बचने के लिए वो हूटर को बजाते हैं। कांग्रेस इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके नेताओं के सिर से वीवीआईपी स्टेटस का कल्चर नहीं उतर रहा है। हालांकि नैथानी ने गाड़ी में हूटर लगाने को नियम विरुद्ध नहीं मानते हैं। आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री, मंत्री और वीआईपी को छोड़कर किसी की भी गाड़ी पर हूटर न लगाने के आदेश दिए हुए हैं। उसके बाद भी मंत्री प्रसाद नैथानी का मोह नहीं छूट रहा। नहीं, हूटर तो ऐसे इसलिए नहीं लगा है कि वो हमने किसी सायरन के रूप में यूज करना है। वो तो इस वजह से लगा है कि वहाँ पर जैसे कहीं पे हमने बीच में देखा कि कई जगह जाम वाम की स्थिति आई, तो वहाँ पर हमने उसका यूज किया। बाकी ऐसा नियम विरुद्ध मैं नहीं मानता, उसमें हमने कोई उल्लंघन, आप हंस तो रहे हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन उसका कोई नियम विरुद्ध वैसी बात नहीं है। एक तो नियम तोड़ते हैं, ऊपर से सफाई ऐसी रखते हैं जो किसी को कबूल तक न हो। आगे बढ़ते हैं। देहरादून मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग करेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। मीटिंग में रेल प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले भी अपनी बातों को रख चुके हैं, आज इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद सचिवालय में यह बैठक होगी। खबर देहरादून से है, जहां पर जिला प्राधिकरण को लेकर आज शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक बैठक लेने वाले हैं। इसमें विधायकों की कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। जिला प्राधिकरण को लेकर 2 ऑप्शन पर विचार हो रहा है। इसमें पहला, जिला प्राधिकरण सिस्टम को सरकार खत्म कर सकती है। दूसरा, नक्शे पास कराने की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जा सकता है। इधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी है कि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाए जाने को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 18,000 राशन को कैंसिल किया गया है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। टिहरी जिले में करीब 1,57,205 राशन कार्ड धारक हैं और विभाग द्वारा लंबे समय से राशन कार्ड को आधार से लिंक किए जाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन लोगों द्वारा लापरवाही बरतने पर आधार से लिंक नहीं होने वाले राशन कार्डों को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि यदि लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट और आधार लेकर के ऑफिस पहुंचते हैं तो फिर से उनके राशन कार्ड को ऑनलाइन किया जाएगा। एक वन नेशन वन राशन कार्ड का एक प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसकी पहली प्राथमिकता यही है कि 100% हमारे जो राशन कार्ड है वो आधार सीडेड हों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग द्वारा तकरीबन 18,000 राशन कार्ड ऐसे जिनमें आधार सीडिंग नहीं हुई थी, एक भी यूनिट ऐसी नहीं थी जिसमें आधार से जुड़ा हुआ है, उनको डिलीट किया गया। आगे भी प्रक्रिया हम चाहेंगे कि कंटिन्यू रहे। अगर लोग आधार कार्ड जमा नहीं कराएंगे तो उनके आधार कैंसिल किए जाएंगे। और बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह हमारे संवाददाता टिहरी से फोन लाइन पर। सौरभ, आधार कार्ड जमा न करने के एवज में 18,000 लोगों के राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, क्या वजह निकल रही है? जी अनुभव, मैं आपको बता दूं, लगातार जिला पूर्ति विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उपभोक्ताओं की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद जिला पूर्ति विभाग द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया और करीब 18,000 राशन कार्ड को आज कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दूं, टिहरी जिले में करीब 1,57,205 राशन कार्ड है, जिसमें से अभी तक 50% भी आधार लिंक नहीं हो पाए हैं। इसके बाद विभाग द्वारा निर्णय लिया गया और एक बड़ा एक्शन लिया गया और लगातार इस पे कार्रवाई करने को कहा गया। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि जिनके आधार कार्ड कैंसिल हुए हैं, अगर वो लोग पूरे डॉक्यूमेंट और आधार लेकर ऑफिस में पहुंचते हैं तो उसको दोबारा से भी उसमें ऑनलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है सौरभ, बाकायदा सरकारी विभागों में सिस्टम काम करता है। अगर आप पर्याप्त समय दे रहे हैं और उस पर्याप्त समय के अंदर लोग अपना आधार कार्ड नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए तमाम प्रोसेस हैं।
क्या ये सारे प्रोसेस आजमाए गए हैं, उसके बाद ये कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है? जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि करीब 1.5 साल से विज्ञापन के जरिए अन्य माध्यमों से उपभोक्ताओं से कहा जा रहा था कि वो अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करा लें, लेकिन कई जगह कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते या पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के चलते जो आधार कार्ड है लिंक नहीं हो पाते, जिसके बाद विभाग द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सौरभ सिंह हमारे संवाददाता टिहरी से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और अब बात कर रहे हैं एक बार फिर कर्मकार कल्याण बोर्ड की। राज्य का कर्मकार कल्याण बोर्ड की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। चर्चा 400 करोड़ के घपलेबाजी की ओर है और कांग्रेस जीरो टॉलरेंस की सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कितने जरूरतमंदों का कल्याण किया, ये बात अभी साफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड के कारनामों की खबरें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीति भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि कर्मकार बोर्ड के अंदरूनी तार कहां तक हैं और करोड़ों की घपलेबाजी का सच क्या है, सरकार को इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT से जांच करानी चाहिए। स्थिति इसलिए गंभीर है कि सरकार ने स्वतः ही कार्रवाई की है। मंत्री को जो है अध्यक्ष पद से हटा दिया, जो सचिव थी उनको भी हटा दिया, नया बोर्ड का गठन किया है। 403 करोड़ रुपए की जो है खरीदारी हुई है और जिस तरीके से उसमें बंदर बांट हुई है, तो सरकार को चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें चाहिए कि वो उसकी SIT जांच कराए। कांग्रेस को कर्मकार बोर्ड के काम में घपले घोटाले की बू आ रही है, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा कि जांच की बात पर कहा क्या जाए। हालांकि 400 करोड़ के सामान का हिसाब किताब देने की बात सरकार के प्रवक्ता जरूर कह रहे हैं। इतना बांटा गया ये मेरी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन वो तो सारा हम ब्लैक एंड व्हाइट जो भी होगा हम आपके सामने रखेंगे उसको। इसके लिए अलग से बताएंगे कितना पैसा हुआ, क्या कैसे खर्च हुआ। NH घोटाले से लेकर स्कॉलरशिप घोटाले तक में सरकार ने घपलेबाजों को बख्शा नहीं। ऐसे में अब 400 करोड़ का सामान बांटने वाला कर्मकार बोर्ड सवालों में घिर गया है और कांग्रेस को लगता है कि इतनी बड़ी रकम का सच SIT ही सामने ला सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब बात कर रहे हैं प्रणव सिंह चैंपियन की। जी हां, वही प्रणव सिंह चैंपियन जो लगातार विवादित रहते हैं। बीजेपी के विवादित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है और यह ऑडियो कानपुर से बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में विधायक चैंपियन कथित तौर पर एक ABVP के कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें गालियां और धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। मामला लक्सर क्षेत्र के एक कॉलेज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसको लेकर ABVP कार्यकर्ता ने किसी फेसबुक पोस्ट पर कमेंट कर दिया था। इसी कमेंट से चैंपियन नाराज बताए जा रहे हैं और चैंपियन ने ABVP कार्यकर्ता को धमकाया था। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। ये डिग्री कॉलेज का जो काम हुआ है जी, ये तुम्हारे 2 दिन में जाने से हो गया? नहीं सर, 14 दिन इसमें धरने पर बैठे थे सर। धरने में पूछने कौन आया तुम्हें? कोई नहीं सर। तो आपका धरने में बैठे कौन हो रहा है, कौन करवा रहा है? मंत्री आया पूछने? नहीं सर, आपका भी संघर्ष काम आया इसमें। मेरा संघर्ष नहीं मैंने कराया है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हें पूछ कौन रहा है देहरादून में? विधानसभा तक में तो घुसने दे रहे थे। प्राची के फोन आए 3 बार मेरे पास, मैंने पास बनवाए और मंत्री चला भी गया था उठ के वहां से। जब तक एक एक पल का पता है मुझे जी। और नेपाल ढूंढेगा लौंडा फेसबुक पे लिख रहा है वो, क्या यार तू उसको सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस वाले को? ये क्या तरीका है? अरे मैंने खुलवाया है, तुम्हारी औकात क्या है? वहां 2 दिन पहले तुम गए हो, हैं? निदेशालय से 2 दिन में ऑर्डर हो जाएंगे? नहीं सर। बेवकूफ, पूरी जांच होती है, फाइल ऊपर से नीचे तक चलते हैं, प्रशासन और शासन के तंत्र में जाती है। जी सर। परसों तुम लोग गए, हो गया 14 दिन बैठे हो। तुम्हें कोई वहां मंत्री को मैंने करवाया है, मंत्री से मिलकर के 360 फिरते हैं लक्सर कॉलेज जैसे वहां धरने बैठे हुए। जी। बेवकूफ कहीं के, क्या तुम सोच रहे तुमने करवा लिया ये? नहीं सर, आप नहीं करवाया। मंत्री के पास आना है 1 मिनट, कल ही आओ, तुम्हारी औकात बताता हूँ तुम्हें। धमकी भरा ये ऑडियो वायरल हो रहा है लगातार, जिसको अभी हम आपको सुनवा रहे थे। अब देखना होगा बीजेपी इस पर क्या रिएक्ट करती है और प्रणव सिंह चैंपियन खुद क्या कुछ कहते हैं इस ऑडियो पर आने वाले वक्त में। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी में लेटर पॉलिटिक्स जारी है। अब एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष का लेटर सामने आया है। 9 अक्टूबर के इस पत्र में एबीवीपी के विरोध में कार्य करने वाले छात्र नेताओं के नाम दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष से ऐसे लोगों को यूथ विंग में न लेने की मांग उठाई गई है। इन्हीं में से एक अंशुल चावला को गुरुवार को यूथ विंग महानगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के अंदर लेटर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। और अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। पौड़ी में 70 से 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पौड़ी, कोट, खिरसू और पाबा ब्लॉक में ये टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी 5 ब्लॉक के इंटर कॉलेज अगले 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी MS रावत ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी 2 नवंबर को ही राज्य में स्कूल खुले थे। इसके बाद अब एक साथ इतने टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप की स्थिति बन गई है। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों बाद भारी बर्फबारी के चलते कई आवागमन मार्ग बंद हो जाते हैं। इससे कई गांव तक पहुंचने का रास्ता भी दुर्लभ हो जाता है। लिहाजा इस दौरान खाद्यान्न सहित अन्य चीजों को पहुंचाने में भारी दिक्कतें होती हैं। वहीं इस बार खाद्यान्न विभाग ने 1 महीने का राशन पहले ही इन इलाकों के लिए मंगवा दिया है, जिसे इसी महीने के उपरांत सीमांत इलाकों तक भेज दिया जाएगा, जिससे गांव में राशन की कोई दिक्कत पेश ना आ सके। महीने का और अभी जनवरी या फरवरी तक का हम एडवांस मंगाते हैं, और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनको हम अग्रिम रूप से वितरण कर देते हैं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम शुरू करने वाले हैं। आदेश हमने कर दिए हैं और डिमांड भी हमने विभाग में कर दी है। विलुप्ति की कगार पर पहुंचे पहाड़ के घराट भी अब आर्थिकी और स्वरोजगार के द्वार खोल सकते हैं। रुद्रप्रयाग के 11वीं के छात्र ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। आधुनिकता की दौड़ ने पहाड़ की रीढ़ माने जाने वाले घराटों को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है। घराट अब बंद होकर खंडहर बन चुके हैं और घराटों का स्थान चक्कियों ने ले लिया है। लेकिन अब यही खंडहर बने घराट स्वरोजगार के लिए आशा की किरण बन रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 11वीं के छात्र अमित भट्ट ने 25 सालों से बंद पड़े अपने घराट को पुनर्जीवित कर अपने परिवार के लिए आर्थिकी के द्वार खोल दिए हैं। ये हमारा जो घराट था वो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इसे बनाते हैं। फिर मेरे चाचा जी ने और मैंने काफ़ी बुजुर्गों की सलाह लिया, फिर जाके इसे तैयार किया। अमित ने अपने घराट में पुरानी लकड़ी की टरबाइन की जगह लोहे की हल्की टरबाइन समेत कई नए उपकरणों को लगाया, ताकि कम पानी में भी घराट चल सके। घराट बनने के बाद अमित का परिवार प्रतिदिन 80 किलो आटा पीस रहा है, जो बरसात में पानी बढ़ने पर बढ़कर 2.5 क्विंटल तक हो जाएगा, जिससे परिवार को अच्छी कमाई होगी। मैंने थोड़े से इसमें अलग टरबाइन, जैसे लोहे का टरबाइन लगाया अलग से, और पहले तो लकड़ी का टरबाइन होता था। इसके कारण से थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ी है। और पाइप लगाया, पहले पंडाल होता था, पंडाल के हमने पहले पानी आता था, अब हमने इस पर पाइप का यूज़ किया है और इसलिए 70-80 किलो पर डे के हिसाब से पीसता है। पहाड़ के घराट सर्दियों में कम पानी होने के कारण बंद हो जाते थे, लेकिन अमित ने अन्य लोगों को भी राह दिखाई है, ताकि अब कम पानी में भी इसे साल भर चलाया जा सके। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रुद्रप्रयाग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।